रेडियो मानव रचना 107.8 फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। और आज मैं एक खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आई हूं जिसका नाम है सेहत की बात सर्वोदय के साथ। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आपकी सेहत के बारे में। और सेहत में अक्सर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, कभी बच्चों की सेहत में, कभी बड़ों की सेहत में, कभी महिलाओं की सेहत में। बहुत सारे घरेलू नुस्खे अपनाकर लोग कई बार कुछ प्रॉब्लम्स को बढ़ा भी देते हैं। लेकिन बच्चों की बात खास तौर पे आज मैं करना चाहूँगी, क्योंकि आज हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, लगभग 3-4 साल तक की उम्र के वो बच्चे जिनकी हेल्थ को लेकर पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं। ये बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। ये बच्चे कई बार ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। ख़ास तौर पर से अगर 1 साल तक की उम्र के बच्चे हैं और अपनी तकलीफ़ बता भी नहीं पा रहे हैं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में हर बार डॉक्टर के पास जाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में डॉक्टर को ही आपके पास लेकर आए हैं। हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुशील सिंगला जी, जो कि डायरेक्टर पीडियाट्रिक्स हैं सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना थैंक के यू, इस खास नमस्कार। कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हम सेहत की बात करने वाले हैं और ये बात जो है वो सर्वोदय के साथ हो रही है। तो आप सर्वोदय हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स को हेड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि बच्चों की सेहत को लेकर माता पिता हमेशा परेशान रहते हैं और जी, ख़ास तौर पर से जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। अब छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो सवाल आता है वो आता है कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। बच्चों का पेट नहीं भरता है। न्यू बॉर्न बेबीज़ की जो मदर्स होती हैं उनको ये लगता है कि बच्चा जो है वो भूखा है, बार बार दूध पिला रहे हैं लेकिन वो फिर भी भूखा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला यही सवाल है, उसके बाद हम जानकारी जो है वो और आगे देते रहेंगे अपने ब्रेस्ट श्रोताओं को। फीडिंग स्टार्ट होती है जब बच्चा जन्म लेता है। हम्म। सबसे बड़ा मिथ ये है कि बच्चे को शुरू में 24 घंटे 48 घंटे जो कि उनकी दादियाँ, उनकी ग्रैंड पेरेंट्स सब बताते हैं कि फीड नहीं देना, परंतु जो कोलोस्ट्रम येलो मिल्क रहता है हम्म। वो सबसे बच्चे के लिए न्यूट्रिशन होता है जो कि कई बीमारियों से बचाता है। स्टार्टिंग में इनिशियली थोड़ा कम रहता है पर धीरे धीरे जैसे मदर लैच करती है तो उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। जी। उसको डिस्कार्ड नहीं करना, उसको पिलाना है। वो अमृत के समान है बच्चे के लिए। जी। उसके बाद जैसे सिमिलरली जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो भी जो नॉर्मल वाला दूध है वो भी 28 24 48 और 72 आवर्स के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्टअप होता है। हम्म। और मदर की प्रॉब्लम है एडिक्वेट फीड हम्म। ले रहा है कि नहीं। हम्म। उसके लिए 3-4 पैरामीटर हैं। जैसे बच्चा दूध पीने के बाद मानो 1.5 से 2 घंटे सो जाता है, हम्म। 4-5 बार पेशाब कर लेता है, हम्म। तो इसका मतलब बच्चे को एडिक्वेट फीड जा रहा है। हम्म। और फिर भी यदि मदर को परेशानी है कि बच्चे का दूध पूरा नहीं गया हम्म। तो ब्रेस्ट फीड कराने के इमीडिएटली तुरंत बाद कटोरी चम्मच से, बोतल नहीं यूज़ करना है, कटोरी चम्मच से दूध पिला के देख ले इमीडिएटली। हम्म। यदि बच्चा और एक्सेप्ट कर लेता है इसका मतलब मदर फीड इनसफिशिएंट था तो और बच्चे की डिमांड है। यदि ओके। आप 30 मिनट्स के गैप के बाद देंगे फिर तो ले ही लेगा वो। हम्म। तो सबसे बेस्ट तरीका है यूरिन, बच्चे का 2 घंटे सोना और ये कटोरी चम्मच से दूध ट्राई करना। जी, यानी ये 3 चीज़ें जो हैं ये मोस्ट न्यूबॉर्न इम्पोर्टेंट बेबीज़ है की न्यूबॉर्न मदर्स में को। भी इसके लिए। जी, जी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी छोटी-छोटी जो पेरेंट्स को देखनी चाहिए, ख़ास तौर पर से मदर्स की मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि वो ही बच्चे का ध्यान रख रही हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी और भी हमारे पास जो हैं कुछ मिथ्स और फैक्ट्स हैं बच्चों की हेल्थ को लेकर, ख़ास तौर पर से छोटे बच्चों की हेल्थ को लेकर। डॉक्टर साहब, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे हम जान रहे हैं। छोटे बच्चों के बारे में आज हम बात करें क्योंकि उनके पेरेंट्स जो होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो पहली बार जब पेरेंट बनते हैं तो थोड़ा-सा घबराहट होती है और इंटरनेट पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो जो एक कन्फ्यूजन होती है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। तो ऐसे में आपने अभी बच्चे को दूध पिलाने के बारे में थोड़ी-सी जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो एक सवाल थे मन में, उनको सॉल्व किया। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, न्यू बॉर्न बेबीज़ की जो न्यू मदर्स होती हैं उनके साथ ये बड़ी समस्या आती है कि ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल बहुत होती है इनिशियल डेज़ में। और इसकी वजह से वो जो पाउडर मिल्क होता है उसको शुरू कर लेते हैं, क्योंकि तकलीफ़ होती है बच्चे को दूध पिलाने में। लगता है कि बहुत मुश्किल है, सिस्टम सेट नहीं बैठ रहा है, शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है? जो नॉर्मली ब्रेस्ट हैं वो पेनफुल नहीं रहती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल होने के रीज़न मोस्ट कॉमन है इनएडिक्वेट और इम्प्रॉपर लैचिंग। हम्म। प्रॉपरली लैच नहीं कर पाती मदर्स, उसकी वजह से बेबी निपल सक करता रहता है। उसकी प्रॉपर टेक्निक ये है कि बच्चे को हेड एंड रेज करके और गोद में ले लें कंफर्टेबल पोजीशन में, कोई भी पोजीशन जो माँ के लिए कंफर्टेबल है कंफर्टेबल हो। उसमें बैठ हम्म। सकती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम्म। सेकेंडली जो निप्पल का ब्लैक वाला एरिया है ना, वो होठों के बीच में जाना चाहिए, खाली निप्पल नहीं।
क्योंकि मेमरी ग्लैंड्स ब्लैक एरिया में होते हैं, और जब मेमरी ग्लैंड्स को प्रेस करेंगे वहाँ से दूध आता है। यदि आपने खाली निप्पल मुंह में दिया बच्चे के, तो वो निप्पल बाइट करता रहेगा, दूध आएगा नहीं, इरिटेट होकर दूध पीना छोड़ जाता है। उससे एक तो पेनफुल होता है। सेकेंडली होता है ड्राई स्किन हो, निप्पल्स सोर, जिसको सोर निप्पल्स कहते हैं, ड्राईनेस स्किन से हो जाते हैं, उसके लिए मॉइस्चराइजर लगाना है। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जो मिल्क डक्ट्स होती हैं कभी कभी वो चौक हो जाती हैं, उससे मेस्टाइटिस हो जाती है, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और रेयरली कभी कभी कोई एब्सेस या कोई पस पड़ जाए, जो बहुत रेयर है, वो चांस हो सकते हैं पेनफुल के। नॉर्मली इनएडिक्वेट लैचिंग मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमनली होता है। जी लोगों को पता नहीं होता कि जी जी कैसे शुरू जी। करें, और इसके लिए मुझे लगता है आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, या फिर आप थोड़ा सा इंटरनेट को भी नेट पे देखेंगे। प्रॉपर लैचिंग के लिए काफ़ी मात्रा में वीडियोस और पिक्चर्स उपलब्ध हैं, वो जी देख जी सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो छोटे बच्चों में बहुत, मतलब मैं जब से शायद पैदा हुई हूँ तब से ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उससे पहले की भी हमेशा ये कहा जाता है कि ये छोटे बच्चे हैं, इनकी आंखें थोड़ी पीली हैं या नहीं भी हैं, तो इनको धूप में ज़रूर सुबह सुबह आप बैठा दीजिए, सुबह सुबह की धूप लगवाइए। तो क्या ये सही होता है? क्योंकि ये आज भी चल रहा है, आज से 50 साल पहले भी चल रहा था, क्या ये सही होता है? ये सही नहीं है धूप लगाने वाला ना, उसके मैं कारण बताता हूँ। जी। पहली बात तो जो बच्चों में पीलिया रहता है ना, ये कोई बीमारी नहीं है। हम्म। शुरू में बच्चे का लिवर काम नहीं करता है, जिसकी वजह से जो पीलापन है, हमारे खून के कण रूटीन में टूटते हैं, वहाँ से येलो पिगमेंट रिलीज होता है, जी। और लिवर उसको यूरिन के रास्ते निकालता रहता है। जब लिवर काम नहीं करता तो ब्लड में येलो पिगमेंट बढ़ता जाएगा, ओके। और येलो पिगमेंट बढ़ने से एक लेवल के बाद ब्रेन डैमेज हो सकता है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट करना है। जी जी जी। और जो लाइट्स हैं वो हम फोटोथेरेपी एक फिक्स नैनोमीटर की वेवलेंथ पे लगती है, वो ही उसको यूरिन में निकालेगी, लिवर का फंक्शन लेगी। ओके। जो धूप की आप बात करते हैं, तो धूप में जो अर्ली मॉर्निंग ना, सनराइज के समय लगभग 20 to 30 मिनट्स के लिए वो रेज आती हैं जो इफेक्टिव होती हैं। वो तो और बिल्कुल सुबह मुझे लगता है उसके लिए 5:30-6 बजे का टाइम है। सूर्योदय के समय, हम्म। और मोस्टली लोगों को सूर्योदय का समय नहीं पता कब होता है ना। तो वो और वो भी 8-9 बजे बिठा देंगे। हाँ, वो 20 to 30 मिनट्स के लिए आती हैं, और उसके लिए कंडीशन, प्री कंडीशन है कि वेदर क्लियर होना चाहिए, बादल नहीं हो। ओके। यदि आप गर्मी में बिठाएंगे 8-9 बजे, तो बच्चे को हीट से फीवर हो जाएगा, और यदि सर्दी में बिठा देंगे सुबह सूर्योदय के समय, तो चिल होकर निमोनिया हो जाएगा। ओ। इसीलिए अवॉइड करते हैं कि लगानी नहीं है धूप। यानी धूप का धूप को अवॉइड ही करें प्रैक्टिकली ज़रूर। रोल इसलिए नहीं है। सेकेंडली पर 20-30 मिनट्स में नाम मात्र पीलिया का कम होगा। जब हम लाइट में रखते हैं बच्चे को, तो 24 घंटे के अंदर 4-5 पॉइंट कम होता है कुल। ओके जी। इसीलिए प्रैक्टिकली उनको कहते थे धूप नहीं लगानी। पर कई डॉक्टर्स ऐसा भी सजेस्ट करते हैं कि ठीक है, बच्चे में हल्का सा जॉन्डिस है तो उनको धूप में बिठा दो, और ये जनरली मैंने भी देखा है, इसलिए मैं आपसे ये जानना जो चाहती हूँ। आप हल्के जॉन्डिस की बात करते हैं, 60-70% में कोई इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक हो जाता है। एक लिमिट के बाद इंटरवेंशन करनी पड़ती है, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन डैमेज होने का डर है, उस लेवल तक जाता है, तब आपको इंटरवेंशन करनी, उससे जस्ट पहले। तो डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एक पेरेंट जो है वो कैसे पहचाने कि उसके बच्चे का जॉन्डिस अब थोड़ा बढ़ गया है? क्योंकि बच्चा दूध पी रहा होता है, सो रहा होता है, कोई ऐसी खास मूवमेंट पहले एक हफ्ते में होती नहीं है। कोई लक्षण नहीं होते, सिर्फ आपको देखना है। यदि आंखें पीली हैं, स्किन पे पीलापन नजर आता है, यूरिन डार्क येलो कलर का आता है बेबी में, वो पेरेंट्स नोट कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चे को रोशनी में रखना है और डेली देखते रहना है, देखते ताकि रहना है, आंखें वगैरह देखिए जी कि बहुत ज़्यादा येलो तो नहीं जी। है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हर माता पिता को देखनी चाहिए। माँ को ज़्यादा गौर से देखनी होती है, क्योंकि माँ ही बच्चे के साथ है। ऑलरेडी 9 महीने साथ बिता चुकी हैं और पूरी ज़िंदगी बितानी है, लेकिन शुरुआत के दिनों में माँ का जो साथ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, बच्चों की बात चल रही है, और बच्चों की बात में एक बहुत कॉमन सी सिचुएशन आती है, वो होती है बच्चों का वज़न। अब बच्चों का वेट जो है वो जब से वो पैदा होते हैं लगभग 10 महीने तक, 11 महीने तक या 1 साल तक वो रेगुलरली बढ़ता है, तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा हेल्दी दिखाई देते हैं, या फिर कहेंगे ज़्यादा चबी होते हैं, गोल मटोल होते हैं, तो बड़ा खुश होते हैं पेरेंट्स कि हमारे बच्चे की हेल्थ एकदम ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों का वेट जैसे ही वो 1 साल के होते हैं वो नीचे कम आना शुरू हो जाता है। जैसे अगर वो 8 किलो के 10 किलो के हो गए, उसके बाद एकदम से नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो वो घबरा जाते हैं कि अब हमारा बच्चा वैसे भी कम खा रहा है, दांत निकल रहे हैं, उसके बाद वेट कम होने लग गया है। या कुछ बच्चे बिल्कुल पतले ही होते हैं, दूध भी पी रहे होते हैं माँ का, खाना भी ठीक ठाक खा रहे होते हैं, फिर भी पतले होते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स के लिए देखिए, एक थंब रूल है कि जो बच्चे का बर्थ वेट है वो 5 मंथ्स में डबल हो जाता है। मानो 2.5 kg का बच्चा पैदा हुआ, तो 5 महीने में 5 5 किलो। किलो का।
और 1 साल पे 3 गुना 7.5 किलो, ओके, और 2 साल में 5 गुना यानी कि 10.5 किलो। ओके। ये थंब रूल है। यदि इससे ऊपर नीचे रहता है तो आप समझेंगे कि कम या ज़्यादा है। ओके। सिमिलरली जो हाइट है बच्चे की, मानो जन्म पे 50 सेंटीमीटर के करीब रफली होती है, 1 साल पे 75 सेंटीमीटर हो जाती है, 25 सेंटीमीटर का गेन है, 1.5 गुना हो जाता है, और 2 साल पे 87 के करीब लगभग 12 सेंटीमीटर और बढ़ती है। इसके बाद फिर 3 to 4 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है। ओके। जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो फर्स्ट 2 ईयर्स में होती है, हाइट में और वेट में। इस पीरियड के अंदर आपको न्यूट्रिशन का, ब्रेस्ट फीडिंग का, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का ध्यान रखना है। यदि इसमें चूक हो गई तो बच्चा शुरू से ही उसकी नींव कमज़ोर हो जाएगी और वो आगे भी वीक रहेगा। जी, जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बच्चे को सॉलिड्स कब से शुरू करने चाहिए? क्योंकि कई पेरेंट्स जो हैं, जो पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, घर में दादी-नानी होती हैं, वो सजेस्ट करती हैं कि 4.5 महीने का हो गया, आप कुछ खिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 महीने से पहले नहीं देना चाहिए। और उसके अलावा भी आजकल जो है चीनी और नमक खाने से बिल्कुल मना कर देते हैं कि 1 साल से पहले आप चखाएँ भी नहीं बच्चे को। बल्कि हम अगर 10 साल पहले की बातें उठा लें, 10-15 साल पहले की, तो वो कहा जाता था कि जो घर में बन रहा है सब कुछ खिलाओ बच्चे को। तो ये जो अलग-अलग थ्योरीज़ होती हैं, ये प्रैक्टिकैलिटीज़ में बहुत प्रॉब्लम ले आती हैं। देखो, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट वो प्रचलन रहते हैं, परंतु एक WHO की गाइडलाइंस है कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव मीन्स नो वाटर, नो हनी, नो शहद, नो गुट्टी, नथिंग एक्सेप्ट मिल्क, मिल्क ओनली ब्रेस्ट मिल्क। ओके। उसका रीज़न है कि एक तो बच्चे के अंदर 6 मंथ से पहले सिस्टम ही नहीं बना कि वो डाइजेस्ट कर पाए, अननेसेसरी लोड डालना है। नंबर 2, यदि आप एक्स्ट्रा कुछ देंगे तो वो एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है, तो पानी भी नहीं पिलाना 6 मंथ से पहले। ओके। पानी का रीज़न है कि एक तो इन्फेक्शन का सोर्स है, डायरिया हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिजीज। तीसरा, बच्चा दूध कम पिएगा तो उसका न्यूट्रिशनली वीक हो जाएगा। 6 मंथ्स के बाद अदर देन मिल्क, जैसे जूस है, नारियल पानी है, शिकंजी है, लिक्विड्स क्लियर देना 15 डेज तक, ताकि उसको स्वेलो करना आ जाए। और आफ्टर 15 डेज प्यूरी लाइक, जैसे शेक होता है ना, बनाना शेक है, मैंगो शेक है, पतली सी खिचड़ी, पतली सी दाल, शेक लाइक कंसिस्टेंसी आपको नेक्स्ट 15 दिन, और ग्रेजुअली स्लोली 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 अप टू 1 ईयर आपको सॉलिड पे ले आना है। एक थंब रूल है कि 1 साल पे फैमिली डाइट पे बच्चा होना चाहिए, जो भी आप खाते हो, कुछ भी है, वेज वो है, नॉन सारी वेज है। चीज़ें। जहाँ तक रही नमक और चीनी की बात, 6 मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, उसका सवाल ही नहीं है। 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में बच्चे को कोई टेस्ट ही नहीं है। टेस्ट हम सिखाते हैं उसको, नमक डाल के, चीनी डाल के, उसको जो भी दे वो एक्सेप्ट करेगा वो। और फिर भी यदि फैमिली डाइट पे है बच्चा, तो उसमें यदि थोड़ी बहुत चीनी या नमक चला जाए तो कोई हार्म नहीं है। आइडली आफ्टर 1 ईयर यू कैन ऐड नमक और चीनी, और जितनी कम मात्रा में लेंगे उसका फायदा है। अच्छा। नमक का नुकसान ये है कि बच्चा लेटर ऑन लाइफ में हाइपरटेंशन हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ओके। नमक से जितना नमक कम खाएंगे उतना फायदा है। सिमिलरली शुगर है, जो शुगर जितनी ज़्यादा लेगा, जितनी जल्दी देंगे, उससे डायबिटीज़ के चांस होंगे, क्योंकि बच्चा ओबीज हो जाता है, और ओबीज एक कॉमन कारण है डायबिटीज़ का। तो 2 बीमारियों से बचा रहेगा, नमक और चीनी से, ना डायबिटीज़ होगी और ना हाइपरटेंशन होगी। जी। डॉक्टर साहब, इसमें क्या बच्चे को, जैसे अगर कुछ बना रहे हैं हम चीज़ें, तो क्या उसमें खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 साल से पहले भी? नेचुरल है डेट्स देखो, जो। कहा जाता है कि नेचुरल जो है वो बेटर हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, ग्लूकोज और शुगर तो उसमें है ही, परंतु कहा जाता है तो इसके लिए कुछ कहना मुश्किल है। जी, जी। जैसे फ्रूट्स वगैरह खिलाते हैं, आम हाँ, खिला फ्रूट्स दिया, रहते कुछ हैं, खिला हाँ दिया, हाँ। वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड कि हम स्पेशली कुछ जी मीठा खिलाएं, जी ताकि जी बच्चे का जो टेस्ट है वो ऐसा डेवलप ना हो कि हम जो चीज़ें उसको बाद में खिलाएं वो उसको फीकी लगने लग जाएं। तो इसलिए 1 साल तक आप अवॉइड करें चीनी भी और नमक भी। ऐसी बहुत सी बातें हैं, और इन बातों के बीच में एक और सवाल है, और डॉक्टर साहब ये सवाल है, ख़ास तौर पर से जब हम टेलीविज़न देखते हैं या इंटरनेट पे कुछ देख रहे होते हैं, तो बच्चों की चीज़ों के जब एड्स आते हैं ना, तो सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है डायपर। अब ये डायपर्स जो हैं, ये वर्किंग मदर्स के लिए तो बिल्कुल वरदान की तरह साबित होता है कि आप बच्चे को कहीं लेकर जा रहे हैं, या आपके पास बच्चा है और घर में आप एक दिन के 4-5 डायपर्स रख गए हैं, तो अगर कोई केयर टेकर भी है पीछे, उनको भी आराम रहता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, रैशेस हो जाते हैं बच्चे को, बच्चा मुझे लगता है कि थोड़ा बंधा हुआ रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि डायपर्स का इस्तेमाल ठीक है, या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या कुछ करना चाहिए? देखिए, मेरी डे टू डे प्रैक्टिस में पर डे 5 से 7 मदर्स का यही सवाल होता है कि डायपर, और रैश हो गई है उसको, उसके नीचे से रेडनेस हो गई है, बच्चा इरिटेबल रहता है। तो पहले तो ये सोचना है कि डायपर आपने बच्चे के लिए बांधना है या
मदर की अपने सुविधा लिए। के लिए। बच्चे को तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है डायपर से, और मदर सेफ है कि अपने रात को डायपर लगाया, सो गई, सुबह उठ के डायपर बदल दिया, दोनों उठ गए, बात खत्म। उसका नुकसान बताता हूँ। एक तो रैश आपने बताया, वो तो कॉमन है ही, और यूरिन में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है डायपर, स्पेशली फीमेल्स के अंदर, क्योंकि उनकी जो यूरिथ्रा है वो छोटी होती है और वो बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। जिसको एक बार यूरिन इन्फेक्शन होगी वो तो डायपर भूल ही जाए। अब रही बात नॉर्मल्स के लिए, मैं एडवाइस मेरी पर्सनली है कि आउटिंग के लिए 2 से 3 घंटे आप यूज़ कर सकते हो, बट आइडियली आपको कॉटन के, जिसको लगोट कहते हैं कॉमन भाषा में, वो यूज़ करना है। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे बच्चा गीला होता है ना, तो उसको डिस्कम्फर्ट होता है, रोने लगता है, और मदर उसको साइड में करके सीटी बजा के यूरिन करा देती है, एक बच्चे में रिफ्लेक्स पैदा हो जाएगी। यदि आपने डायपर लगाया तो उसको वेटनेस फील ही नहीं होगी, डिस्कम्फर्ट होगा नहीं, रिफ्लेक्स डेवलप नहीं होगी, तो वो 5 साल तक बेड वेटिंग करते रहते हैं, बिस्तर में पेशाब, ये उसका नुकसान है। जी जी, मतलब आदत ही नहीं डेवलप होती ना, एक आदत सिस्टम नहीं होगी, हो रिफ्लेक्स पाता। आपने बनने नहीं दी ना उसको, वेटनेस तो हुई नहीं, डिस्कम्फर्ट तो हुआ ही नहीं। जब तक लाइफ में डिस्कम्फर्ट नहीं होता, जब तक आदमी सीखता नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक कही है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप बहुत आराम से रहेंगे, और ये टेंशन कोई नहीं बच्चे के होगी। लिए बेनिफिट नहीं है, माँ के लिए जरूर बेनिफिट है। तो ये बिल्कुल। आपको सोचना है कि बच्चे का फायदा रखना डायपर लगा के या अपना। बिल्कुल। और बिना डायपर्स के जो बच्चे होते हैं, जैसे हमने देखा है कि पहले टाइम में जो होते थे, या फिर आज भी अगर हम गांव वगैरह में जाएं, तो वो बच्चे अपने आप इंडिपेंडेंटली चीज़ें सीख जाते हैं। और अगर डायपर के भरोसे रहेंगे तो बच्चों को सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज भी हो जाता है। इसमें छोटे छोटे बच्चों के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो सवाल भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये बच्चे अपने आप तो सवाल पूछ नहीं पाते हैं। तो वो सारे सवाल हैं पेरेंट्स के। और अब मैं बात करने वाली हूँ दांतों का ख्याल रखने के बारे में। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 8 महीने 7 महीने में दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। अब उन दांत निकलने के बाद का जो प्रोसेस होता है, बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन पेरेंट्स को भी धीरे धीरे समझ नहीं आता कि बच्चों के दांतों का ख्याल कैसे रखें। इसी वजह से जब बच्चे 2.5-3 साल के होते हैं, तो हमने बहुत सारे बच्चों के दांतों में कुछ कालापन देखा है, दांत खराब होते हुए देखे हैं, और पेरेंट्स समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चों के दांत जो है वो प्री स्कूल में ही हमने देखा है काले पड़ने लग जाते हैं या टूटने लग जाते हैं। अभी तो दांत निकले ही होते हैं, अभी तो दांत सबसे खूबसूरत होते हैं, मोतियों जैसे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को कब से बच्चों को ब्रश कराना चाहिए, और जब ब्रश कराते हैं तो कैसा ब्रश यूज़ करना चाहिए, क्या उस पर पेस्ट लगानी चाहिए, और लगानी चाहिए तो कैसी पेस्ट लगानी चाहिए? देखिए, आइडली तो बच्चों को, जब बच्चों को स्पिट आउट करना आए तब उसको यूज़ करना है, अदरवाइज वो स्वेलो कर जाएगा, और उसके अंदर जो फ्लोराइड कंटेंट होता है तो इसमें वो नुकसानदायक है। फिर भी जब बच्चा जब 6 मंथ्स का होता है, जब फर्स्ट टूथ आता है, जब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट जब तक बेबी को स्पिट आउट नहीं करना आता, जब तक टूथपेस्ट नहीं है यूज़ करना, और आइडियल एज 2 ईयर्स है। उससे पहले यदि आपको लगता है कि बच्चे के दांत साफ नहीं है, तो क्लीन वेट क्लॉथ से आप क्लीन कर सकते हैं, सिंपल खुद ही कर सकते अपने हैं। हाथ और से। जो आपने पूछा कि बच्चे के दांत काले दिखते हैं, उस पर स्टेनिंग दिखती है, उसका कॉमन कॉज फ्लोरोसिस होता है, हाई फ्लोराइड कंटेंट होता है पानी में, उसकी वजह से बच्चों की स्टेनिंग होती है। तो आप उसके लिए डेंटल डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अपने पानी की एरिया में देखें कि फ्लोराइड कंटेंट कितना है। फ्लोरोसिस कॉमन काउज है उसका, निशान स्टेनिंग होने जी का। जी जी। दांतों की सफाई की बच्चों की जरूरत 2 साल से पहले लगभग नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम एड्स देखते हैं, और इतने सारे टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे एड्स भरे होते हैं, बच्चों के प्रोडक्ट की एक अलग ही मार्केट बनी हुई है, तो ऐसे में टूथ ब्रशेस दिखाए जाते हैं, बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे टूथपेस्ट होते हैं, और आजकल की मदर्स को ऐसा लगता है देखकर, बड़ी वो एक्साइटेड हो जाती हैं कि मुझे अपने बच्चे के लिए ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें या ना करें, क्योंकि फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट भी काफ़ी आ फ्लोराइड रहे हैं। फ्री बिलो 2 इयर्स, वो यदि स्वेलो करेगा तो उसके हार्म किसको पता है? किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता ना। वो तो मार्केटिंग है, वो तो करते रहेंगे लोग कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर एक राइस चने चावल के दाने जितना पेस्ट यूज़ करना है, 1 to 2 ईयर चने के दाने जितना। वो तो मार्केटिंग में सब कुछ है, सब तरह के पेस्ट भी हैं, ब्रशेस भी हैं। बट जब तक बेबी स्पिट आउट नहीं करे, जब तक नहीं यूज़ करे तो अच्छा है। और डॉक्टर साहब, थोड़े बड़े बच्चों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दांतों के ख्याल की बात चल रही है। तो बड़े जो बच्चे हो जाते हैं, 8-9 साल के, 10 साल के बच्चे, ये नॉर्मल पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल छोटे ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल हाँ, एज पर अप्रोप्रिएट टूथब्रशेस मार्केट में अवेलेबल है, वो यूज़ कर सकते हैं। जी जी। और जो बड़े लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, क्या वैसी टूथपेस्ट यूज़ करें, या बच्चों वाली दें इनको अभी? फ्लोराइड कंटेंट आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंगली देखना है कि विद फ्लोराइड लेना है, विदाउट फ्लोराइड लेना है। यदि ऑलरेडी आपके एरिया में फ्लोराइड कंटेंट पानी का ज़्यादा है, तो फ्लोराइड वाला यूज़ करेंगे तो चांसेस फ्लोरोसिस के ज़्यादा हैं, स्टेनिंग हो जाएगी टीथ पे। जी जी।
तो टूथब्रश और और फ्लोराइड टूथपेस्ट की कमी होगी तो कैरीज हो जाएगा, कैविटीज बन यानी जाती दोनों है। चीज़ों का बैलेंस बना के दोनों का चलना है। बैलेंस बना तो पहले अपने घर का पानी टेस्ट कराएं, फिर उसके बाद के एरिया का टूथपेस्ट करें, करें। एरिया जी का कर लें। जी। तो पानी के साथ टूथपेस्ट का ये कनेक्शन ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, पर आज डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, बहुत सी बातें चल रही हैं और बातों में एक सबसे बड़ा जो प्रश्न मुझे लगता है, और मुझे लगता है ये एक शहर, एक देश के माता पिता का प्रश्न नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के माता पिता का प्रश्न है कि हमारा बच्चा फ़ोन बहुत देखता है या टेलीविज़न बहुत देखता है। क्योंकि अब इंटरनेट टीवी से भी जुड़ गया है, तो बच्चे खुद ही चैनल ऑन कर लेते हैं, खुद ही देखना शुरू कर लेते हैं, अपनी पसंद के कार्टून्स देख रहे हैं, व्लॉग्स देख रहे हैं। और ख़ास तौर पर से ये 8 से 12 साल के बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये देख क्या रहे हैं। अब ये जो फ़ोन की आदत है, वैसे तो मैं आपको एज अ पेरेंट अगर बताऊं तो ये जो आदत सबसे ज़्यादा बड़ी है, ये कोविड डेज़ में बड़ी है, क्योंकि पढ़ाई भी लैपटॉप्स पर, टैबलेट्स पर और फ़ोन्स पे हो रही थी, तो बच्चों को उसका एक्सेस मिल गया और उनको चीज़ें समझ में आ गई। तो वो जो एक बार आदत लग गई 2 साल, वो आदत अब छूट नहीं रही है। देखिए, जो स्क्रीन टाइम है, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो बिलो 2 इयर्स 0 है। एक्सेप्ट वीडियो कॉल्स और फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। 2 इयर्स to 5 इयर्स के बीच में 1 hour है। और आफ्टर 5 इयर्स जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये है, आपकी डे टू डे एक्टिविटी, आपकी एजुकेशन, आपकी आउटडोर एक्टिविटी, आपकी स्लीप, वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई दखल अंदाजी ना हो, तब आप समय बचता है तो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। इसके फ़ोन के नुकसान जो मैंने नोटिस किए है कोविड में स्पेशली, बच्चे घर पे रहे, मोबाइल पे, टैबलेट पे उसकी एजुकेशन रही, उनको एक हैबिचुअल हो गए वो, उससे एक तो उनका वेट बढ़ना शुरू हो गया। नंबर 2, जो मोबाइल्स के वो है ना, एक तो फिजिकल तो ओबिसिटी है सबसे कॉमन जो है, उसके अलावा साइको सोशल है, मानो एग्रेसिव हो गए, एंग्जाइटी में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, इंस्टेंट उनको वो सब कुछ चाहिए, मेमोरी रही नहीं बच्चों की। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा नुकसान मोबाइल का ये है। चश्मे लग गए चश्मे लग गए। छोटे छोटे बच्चों को। और स्क्रीन टाइम के अंदर जो फ्लिकरिंग लाइट्स होती हैं, जो कि स्पेशली मोबाइल में, वो ज़्यादा डेंजरस हैं। उससे बच्चों के अंदर एपिलेप्सी, दौरे आने की भी इंसिडेंसेस बढ़ते हैं। और काफ़ी हमने ये देखा भी है इंटरनेट पर कि कई ऐसे केसेस हैं कि बच्चों को एक्चुअली में दौरे पड़ रहे हैं, हाथ पैर उनके कांप रहे हैं और वो बहुत फ़ोन देखते थे। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर साहब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ कोविड में जो बंद हुई उसके बाद पेरेंट्स वापस तो उनको लेकर आए, लेकिन सब पेरेंट्स इतनी आउटडोर एक्टिविटी नहीं करा पाते हैं। देखो, एक ना कॉमन पेरेंटल मिस्टेक भी इसको कहते हैं कि पेरेंट्स शुड बी आइडियली रोल मॉडल्स। जो बच्चा पैदा होता है ना, कोरी स्लेट लेके पैदा होता है, उस पर आप जो लिख दें, बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाता है? पेरेंट्स। घर पे कोई बातचीत होगी, जब गली में बता दिया तो देख लेना, है ना, नॉर्मली बच्चा बताता है। सिमिलरली आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें। पहले मोबाइल, बच्चे को मोबाइल लेके किसने दिया? पेरेंट्स ने। मैंने अपने हॉस्पिटल इसी उसमें एक बार राउंड पे देखा कि एक मदर ने मोबाइल अपने फोरहेड पे बांध रखा है, माथे पे, और 7 महीने के बच्चे को मोबाइल दिखा के दूध पिला रही है। सिर्फ 7 महीने 7 महीने के बच्चे को। तो अब बच्चा, जब पेरेंट्स ने उसको सिखा दिया, तो फिर वो मोबाइल, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते नहीं, और मदर को, बच्चे को कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे? आइडियली आपको रोल मॉडल बनाना है हर चीज़ के अंदर। बच्चा एक ऑडियो होती है सुनने से और एक देखने से सीखता है स्टार्टिंग। यानी बच्चा जो है वो बिल्कुल एक खाली स्लेट की तरह होता है, कोरी स्लेट होता है, और कोरी स्लेट पे जो भी कुछ लिखेंगे ना, वो छप जाएगा, उस पर वो लिखा रह जाएगा। इसलिए छोटे बच्चों को, खास तौर पर से ये जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको फ़ोन के बारे में कुछ नहीं पता होता, प्लीज़ उनको दूर रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है या फिर कहीं ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, फ़ोन हो, टेलीविज़न हो, टैब्स हों, जो अपने आप समय के साथ लाइफ में आ ही जाते हैं। तो स्पेशली उनको इंट्रोड्यूस अभी इतनी जल्दी मत कराइए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बड़े और छोटे सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत सारी कन्फ्यूजन आपने आज दूर करी है। तो डेफिनेटली जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, अभी फ़िलहाल रास्ते में कहीं जाते हुए सुन रहे हैं, या फिर किसी से बात करते हुए आपकी बातों को सुन रहे हैं, या पेरेंट्स दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के सुन रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिला होगा जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो डॉक्टर सुशील सिंगला जी हमारे साथ, डायरेक्टर पीडियाट्रिक्स, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद, जुड़े प्रोग्राम सेहत की बात सर्वोदय के साथ में। अभी बहुत सारी बातों के बाद जो टाइम है ना, आपसे इजाज़त लेने का है, क्योंकि भाई
अब हम जा रहे हैं और बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सुनते रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बाँटना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, रेडियो मानव रचना 107.8, और इस ऐप के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आपको ये इंटरव्यू मिल जाएगा, जिसको आप दुनिया में कहीं भी शेयर कर सकते हैं और कभी भी सुन सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।